नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। उम्मीदों का बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2022-23 का आम बजट आज पेश कर दिया। इस बजट में कई सेक्टर्स के लिए बड़े बड़े ऐलान किए गए। नौजवान किसान के लिए कई सारी घोषणाएं की गई, लेकिन बजट से जो उम्मीदें जताई जा रही थी वो शायद पूरी नहीं हो पाई। जो मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास आस लगाए बैठा था, वो राहत बजट में उसे नहीं दी गई। कोरोना के चलते आर्थिक तंगी से जूझ रहे मध्यम वर्ग को निराशा ही हाथ लगी है। इंतजार था कि इनकम टैक्स स्लैब में शायद से बदलाव कर दिया जाए। 9वें साल भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। नौकरी पेशा लोगों को उम्मीद थी कि कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम कल्चर में ढल चुके एम्प्लॉयज के लिए शायद कुछ थोड़ी बहुत राहत दे दी जाए, पर ऐसा भी नहीं हो पाया। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ये 25 साल के विजन वाला बजट है। ऐसे में आज जानेंगे कि इस बजट में क्या कुछ खास रहा, किसको बजट ने किया निराश। सीधे जनता से जानेंगे क्या कुछ है उनका कहना। तो अभी फिलहाल ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं किस वर्ग के लिए क्या कुछ स्पेशल आज इस बजट में रखा गया। किसान स्पेशल अभी इस वक्त आपके सामने। केमिकल मुक्त खेती पर जोर दिया गया है। साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। इसके अलावा किसानों को डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करने की बात कही जा रही है। किसान ड्रोन पर इन्वेस्टमेंट करने की बात कही जा रही है। सिंचाई पर, पेयजल सुविधा पर, इन्हें बढ़ाने पर जोर देने की बात कही जा रही है। तिलहन उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। 5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। किसानों को एमएसपी के जरिए 2.7 लाख करोड़ की बात भी इस बजट में कही गई। एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद की जाएगी, ये आश्वासन एक बार फिर से किसानों को। और आइए इस बजट पर करेंगे चर्चा। क्या कुछ है जनता का कहना, कैसे रिएक्शन सामने आ रहे हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अरविंद गोयल जी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, उनसे भी करेंगे बात। चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। सबसे पहले अरविंद गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ इस समय रामानुज भट्ट भी जुड़े हुए हैं, संवाददाता है हमारे लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। रामानुज का रुख करूंगी। सुरेंद्र ढाका भी हमारे साथ मौजूद है, ब्यूरो चीफ है उत्तराखंड के, देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी शर्मा हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता मौजूद हैं। हमारे साथ दिलीप गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता अमेठी से। चलिए सबसे पहले मैं रामानुज भट्ट आपका रुख करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी आपसे, आम बजट आज पेश कर दिया गया, वहां लखनऊ में लोगों की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई है, कैसा लगा है लोगों को यह आम बजट? देखिए कोमल, अगर बात की जाए कि इस आम बजट की शुरुआत लोगों को लगा था कि काफी अच्छी होगी, उम्मीद काफी अच्छी होगी, लेकिन ये उम्मीद जो है कहीं ना कहीं टूटती नजर आई। जो टैक्स स्लैब की बात की जा रही थी कि जो मध्यम वर्गीय हैं उनके लिए टैक्स में अगर छूट होती है तो जाहिर सी बात है उनके जो है खर्चों की अगर बात की जाए तो वो वहां पर बढ़ गए हैं। और महंगाई दर के हिसाब से जो है टैक्स स्लैब में छूट होती तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी की रसोई पर जो है कम बोझ पड़ता। वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के लिए केन बेतवा परियोजना को अगर बात की जाए उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी राशि दी गई है ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है केन बेतवा नदी को जो है 5 नदियों के साथ जोड़ा जा सके। और इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली उत्पाद के लिए एक बड़ा बजट रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आम आदमी का जो टैक्स स्लैब की जो एक आशा थी वो कहीं ना कहीं टूटी है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि कृषि को लेकर भी खुद जो वित्त मंत्री ने भी चिंता जताई कि पहले के मुकाबले जो है कहीं ना कहीं लोगों का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होता था कृषि, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, घटा है। और इसमें बढ़ोतरी के लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको किया जाएगा। इसके साथ साथ किसानों के अनाज को जो है एमएसपी पर रिकॉर्ड तोड़ खरीद की जाएगी, जिसमें 2023 तक के जो है इस पूरे बजट के अंदर रिकॉर्ड तोड़ खरीद की बात की गई है। वहीं गंगा नदी में 5 किलोमीटर चौड़ा गलियारा निर्माण कराया जाएगा। और इसके साथ साथ जो है कई और भी व्यवस्थाएं हैं कृषि को लेकर ताकि जो सिंचाई के साधन है वो सही से मुहैया कराए जा सके। और
किसानों को जो है कहीं ना कहीं और मजबूत करने की कोशिश की गई है। और इसके साथ साथ अगर टैक्स स्लैब की बात की जाए तो टैक्स स्लैब के अंदर कुछ खासा जो है आम जनता को नहीं मिला। जो लखनऊ की जनता है वो भी उम्मीद लगाए बैठी थी कि शायद आम बजट से कहीं ना कहीं उनको एक राहत मिलेगी, लेकिन उसमें भी जो 2.5 लाख का स्लैब था, पिछला स्लैब वही रहा। उसके बाद वो 2.5 से 5 लाख के ऊपर जो है 5% कर दिया गया है। वही 5 से 7.5 लाख पर 10% जो है टैक्स देना होगा। 7.5 से जो 10 लाख तक था वो 15% देना होगा। 10 लाख से 12 लाख 50 हजार तक जो है वो 20% टैक्स देना होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी को जो उम्मीदें थी पूरे बजट से, कहीं ना कहीं उनकी महंगाई पर रोक लगती, लगाम लगती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आम आदमी को जो है, जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुरेंद्र ढाका भी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, वहां लोगों ने क्या कुछ कहा, कैसी प्रतिक्रिया दी? बजट पसंद आया नहीं आया? क्योंकि उत्तराखंड में भी चुनाव है, बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे थे लोग वहां। है तो केंद्र सरकार जो बजट लाती है उसे वो लोग लुभावन होता है, तो ऐसा कहीं नहीं दिखा है। भारतीय जनता पार्टी के इस बजट पर चुनाव का कहीं असर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो आम आदमी को जो कोरोना काल से इतने लंबे समय से जूझ रहा है उसको कोई राहत नहीं दी है। आप क्रिप्टो करेंसी से टैक्स कमाना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी लाकर टैक्स कमाने की एक बात सरकार ने की है। डिजिटल मनी को लेकर जो बात हुई है उसमें किसानों के लिए कहा जा रहा है कि किसानों की जो उत्पादन लागत है, वो उत्पादन है वो कम हुआ है, किसानों को दिक्कतें हैं, सरकार मान रही है। और क्या कह रही है सरकार कि ड्रोन से करेंगे। वो कौन सी खेती है, वित्त मंत्री से किसी को पूछना चाहिए कि कौन सी खेती ड्रोन से होगी, ये वित्त मंत्री को बताना चाहिए था। हमारे साथ बजट के मामलों के जानकार है नरेंद्र सेठी, हम उनसे बात करेंगे। आप ये बताइए, जिस तरह सरकार ने जो बजट दिया है, किस तरह का बजट मानते हैं आप? बजट को वैसे ये बड़ी आस होती है पूरे देश की जनता को कि जब बजट प्रस्तुत किया जाए तो आम आदमी को एक राहत मिले और आम व्यक्ति, जमीन से जुड़ा व्यक्ति, उसको ये महसूस हो। क्योंकि पहले जो बजट प्रस्तुत होते थे, आपने देखा होगा कि उसमें माचिस, हवाई चप्पल और एक सिगरेट, बीड़ी से लेकर और घर के सुई तक का वर्णन होता था और उसमें राहत मिलती थी। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि इस समय कोरोना महामारी के दौर में इतने एक संकट से पूरा देश जूझ रहा है और पूरे इसमें आर्थिक, जिसमें पूरी रीढ़ तोड़ के रख दी है हर व्यक्ति की इस महामारी ने, उसमें उम्मीद की जा रही थी कि सरकार एक बहुत अच्छा सा राहत भरा बजट देगी। लेकिन उससे कोई निराशा ही हाथ लगी है। कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला बजट में जिससे कि ये कहा जा सके कि बजट पूरी तरीके से लोक लुभावन तो दूर की बात रही, राहत भरा भी बजट रहा है। शिल्पा, देखिए एक चीज और है, आयकर में जो एक आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है, जिसका एक बड़ा दुख लोगों को भी है। और जिस तरह जनता के रिएक्शन आ रहे हैं आप देखेंगे तो लोग लगातार कह रहे हैं कि बजट नहीं है। और कांग्रेस ने एक बड़ा हमला कर दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि ये मुर्दा बजट है। तो आप समझ सकते हैं कि चुनावी मौसम में इस तरह का बजट लाना और इस तरह के जोखिम में अपने 5 राज्य डालना, कैसे केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है, ये तो हो जाने। लेकिन एक बात का और हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा, वो ये कि विपक्ष तो कहता ही आया था कि भाई आम जनता से बीजेपी को कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, इन्हें तो अपने कुछ घरानों की चिंता है, कॉर्पोरेट हाउसेस की चिंता है। और आज कुछ ऐसा ही होता हुआ इस बजट में देखने को भी मिला। जाहिर सी बात है इस पॉइंट को लेकर भी विपक्ष एक बार फिर से कमर कस चुका होगा हमला करने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो हालात हैं उसे देखकर कहीं नहीं लगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राहत देना चाहती है। कोरोना काल से इतने समय तक, लंबे समय तक लोग जूझे और उसके बाद सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा भारतमाला प्रोजेक्ट लाएंगे, सीमाओं पर सड़क बनाएंगे और तमाम तरह की जो वादे किए हैं उससे उत्तराखंड को जो एक बड़ी उम्मीद थी सरकार से, वो उत्तराखंड की उम्मीदों को कहीं ना कहीं झटका लगा। नरेंद्र सेठी जी, ये बताइए उत्तराखंड की जनता जिस तरह इस बजट में आस लगाए बैठी थी केंद्र सरकार की तरफ, और जिस तरह डबल इंजन कहा जा रहा है सरकार को कि डबल इंजन की सरकार है, तो क्या उसका असर दिखाई दिया उत्तराखंड में? देखिए, उत्तराखंड का अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था में और रक्षा में आप देखिए बहुत बड़ा योगदान रहता है। यहाँ का हर तीसरे घर का परिवार का एक सदस्य सेना में अपनी सेवाएं देता है। उसको देखते हुए जो उत्तराखंड का जो योगदान है, जो विशेष राहत मिलनी चाहिए थी, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की ऐसी कोई अति विशिष्ट राहत की घोषणा वित्त मंत्री द्वारा की गई है। और महिलाओं को यहाँ पे अभी कुछ विपक्षी दल भी कह रहे थे, महिलाओं को तो विशेष रूप से उम्मीद इसलिए थी क्योंकि महिला वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत कर रही हैं और अगर घर की रसोई को राहत नहीं मिली
तो हमें नहीं लगता कि कोई इससे ज्यादा कहीं और राहत मिल पाती। सबसे पहले घर की रसोई का जब बजट बिगड़ता है तो पूरे घर का बजट अपने आप बिगड़ जाता है। इस बात की अभी चिंता सरकार ने बिल्कुल नहीं की। सुरेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहे और भी हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहूंगी। ओपी शर्मा, वहां कैसी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? लोगों की उम्मीदों को कितना बड़ा झटका लगा? है और हालांकि अगर हम चुनाव की नज़र से देखें तो बजट बहुत अच्छा आया है, क्योंकि ये लग रहा था कि 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसके चलते सरकार शायद कुछ बड़ी जो है वो घोषणाएं कर सकती है। हाँ। लेकिन सरकार ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर पिछले साल के बजट की बात करेंगे तो उस बजट में जो करीबन 6.7% फिस्कल डेफिसिट को अनुमान किया गया था। इस बार का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 6.8% रहा है। जब फिस्कल डेफिसिट 6.8% अगर आपका बढ़ गया है तो ऐसे में बड़ी घोषणाओं की तो कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, बजट को लेकर कहा जाए तो वाकई में एक दूरगामी बजट है। जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर में जो है 68% जो है इंडियन कंपनी के लिए निर्धारित किए हैं, 25,000 किलोमीटर के रास्ते बनाने की बात की है, रोप वे किया हुआ है, और खेती में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल बढ़ावा देने का। इसके अलावा जो कुछ क्लस्टर सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कानून है उसको जो बनाने को लेकर उन्होंने जो वादे किए हैं वो एक लॉन्ग टर्म है। हालांकि वर्तमान में जो है आम आदमियों को जो है वो कुछ नहीं मिला है। जी, आम आदमी के हाथ फाइनली खाली थे और खाली के खाली ही रह गए। हालांकि शिक्षा के लिहाज से देखा जाए, डिफेंस के लिहाज से देखा जाए तो इस बजट को एक्सपर्ट्स अच्छा भी बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमेठी से दिलीप गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। दिलीप, वहां आपके लोगों से बात हुई होगी, क्या कहना है उनका? इस बजट को कैसे देख रहे हैं लोग वहां पर? कि जिस तरीके से अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों के जिस तरीके से निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं कि ड्रोन से खेती होगी, खेती ड्रोन से, अभी अगर किसानों की हालत देखी जाए तो सही से जो है उन्नत किस्म के बीज और खाद इनको यही उपलब्ध हो जाए, यही जो है बहुत बड़ी बात है इस समय गांव में। हमारे साथ यहाँ पर किसान नेता जो जिला अध्यक्ष हैं चुन्नू सिंह मौजूद हैं। इनसे किसानों को लेकर प्रतिक्रिया लेंगे कि क्या किसानों के लिए बजट कैसा है, जानने की कोशिश करेंगे। ये बजट जो है कैसा है किसानों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या मानते हैं? देखिए, भाजपा सरकार के द्वारा शुरू से ही किसानों को लोभ लुभावने वादे किए गए, झूठ बोला गया। चुनाव को देखते हुए इस बजट में जरूर उन्होंने लुभाने की कोशिश की है, लेकिन यह कोशिश मात्र है। इस बजट से गरीब मजदूर और किसानों का कोई हित होने वाला नहीं है। न ही मोदी जी के बताए अनुसार 2022 में जो उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने की बात थी, इस बजट से हमें कहीं भी ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि हम किसानों का आय बढ़ रहा हो। न तो जो गरीब महिलाएं हैं उनको जो गैस कनेक्शन है, गैस जला रसोई गैस में कोई सब्सिडी दी गई, न किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई व्यवस्था के लिए कोई बजट में प्राविधान किया गया, न किसानों के को बाढ़बंदी के लिए कोई व्यवस्था बताई गई, न ही किसानों को जो उनकी बुनियादी जरूरतें हैं, खाद बीज दवा, इस पर कोई अतिरिक्त बजट का प्राविधान किया गया, छूट देने का काम किया गया। ऐसा कोई प्राविधान नहीं दिख रहा है जिससे हम किसान बहुत खुश हों और वाहवाही करें। ठीक है दिलीप, और भी लोग मौजूद हैं शिल्पा, इनसे भी जानेंगे क्या नाम है। यहाँ पर देखने को मिल रही है, किसान वर्ग मायूस दिखाई दे रहा है, महिलाओं को भी कुछ खास मिल नहीं पाया है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ खास मेहमान चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है अरविंद गोयल जी, वो भी लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद गोयल जी, सबसे पहले कैसा है ये बजट? आम लोगों को क्या मिला और क्या उनके हाथों से छूट गया, क्या रह गया? देखिए शिल्पा जी, जो ये बजट आया है इसका जो इमीडिएट इफेक्ट है वो आम जनता को नहीं मिलेगा, ये तो फॉर श्योर है। पर लेकिन अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच देखेंगे उसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बजट है उन्होंने 35% से बढ़ा दिया है, यानी कि 2 लाख करोड़ से। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या चीज है, हमें ये देखना पड़ेगा। इससे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, इंडस्ट्रीज लगेंगी और काफी एक सुविधाएं बढ़ेंगी, जिससे आपकी हमारी कंट्री में काफी इंडस्ट्रीज आएंगी और लोगों की आमदनी बढ़ेगी। तो जो इसका मुनाफा है, जो इसका बेनिफिट है, वो आम जनता को अगले 2 से 3 और 5 सालों में मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे 2021 का जो हमारा फिजिकल डेफिसिट था वो हमारा 9.3% था, और जो इस साल का हम टारगेट ले रहे हैं वो 6.4% ले रहे हैं, जिसको रिड्यूस कर रहे हैं अगले 2-3 सालों में 4.5%। आऊंगी सुरेंद्र जी,
प्लीज कंप्लीट। तो जैसे जैसे ये चीजें इंप्रूव होंगी, हमारा फिजिकल डेफिसिट कम होगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। ठीक है, तो लोग इंडस्ट्रीज आएंगी, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, तो कोई एग्जामिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमारा जो मिडिल वर्ग है, जो हम लोग हैं, हम अभी करंट में सोच रहे हैं कि हमें कुछ एग्जामिशंस मिलनी चाहिए थी, हमें कुछ रिबेट मिलनी चाहिए थी। पर अगर हम ये बोले कि अगले 2-3 सालों में आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, और वो भी हर वर्ग की, चाहे वो बिजनेस क्लास हो या सैलरीड क्लास हो। लेकिन विडंबना की बात तो यही है कि हर बार ऐसा कहा जाता है लेकिन होता नहीं है, इसलिए फिर मायूसी हाथ लगती है कि इस बार भी हमें कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर दिया गया। चलिए सुरेंद्र ढाका जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ढाका जी। देखिए जी बिल्कुल, देखिए अनिल गोयल जी अभी एक बात कह रहे थे कि इसकी फौरी तौर पर राहत नहीं मिलेगी। आप एक बात देखिए, 2 साल से कोरोना काल से लोग जूझ रहे हैं, नौकरी चली गई है, व्यवसाय खत्म हो गए हैं लोगों के, और अगर फौरी तौर पर सरकार ने राहत नहीं दी है तो इसका खामियाजा जरूर सरकार को भुगतना पड़ेगा। आप राहत की बात करते हैं, आपको राहत देनी चाहिए थी। फौरी तौर पर अगर लोगों को राहत मिल जाती तो एक अच्छा मैसेज जनता में भी जाता और लोगों को राहत मिलती। दूसरी बड़ी बात है, एक सरकार ने 2 अहम फैसले लिए हैं, 2 अहम फैसलों पर भी ध्यान करना होगा शिल्पा। एक सरकार ने कहा है कि जो राज्यों को पैसा जाता है, जो राज्यों को लोन दिया जाता है, अब उस पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। ये बड़ा फैसला है जो केंद्र सरकार ने लिया है। दूसरी बड़ी बात है, एक सरकार ने जिस करेंसी, डिजिटल करेंसी की बात की जा रही है, हमारे साथ जानकार है नरेंद्र नेगी जी, हम उनसे बात करेंगे। जिस तरह नरेंद्र सेठी जी, उनसे बात करेंगे। नरेंद्र सेठी जी ये बताइए कि जो क्रिप्टो करेंसी और जो डिजिटल करेंसी और चल रही हैं, उनसे सरकार ने टैक्स कमाने का सोचा है, लेकिन क्या सरकार ने भी ये सोचा है कि इनसे जो नुकसान होगा, यदि इनसे कोई डैमेज होता है जनता को, देश की जनता को, और जिस तरह टैक्स लेने की आप बात करें, इसमें एक बड़ी बात और है शिल्पा, इसमें गिफ्ट को, अगर आप क्रिप्टो करेंसी किसी को गिफ्ट देते हैं तो उस पर भी, जिसको गिफ्ट दिया जाएगा उस पर भी टैक्स है। तो तमाम तरह से सरकार ने टैक्सेशन पर विशेष ध्यान दिया है लोगों पर। देखिए ढाका जी, इसमें इन्होंने ये निर्णय तो जरूर लिया है कि 30% इन्होंने टैक्स की प्रावधान रखा है उसमें, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि मैं इससे सहमत इस बात पे नहीं हूं, क्योंकि देखिए क्रिप्टो करेंसी देखा जाए तो पूरी अर्थव्यवस्था को खोखला करने का एक माध्यम है और युवाओं को निठल्ला करने का माध्यम है, जो इस देश के लिए, जो इस देश की रीढ़ के लिए अच्छा नहीं है। और क्रिप्टो करेंसी पर अगर आपने टैक्स लगाना था, आपने एक समय पर तो जिस समय कहा था किसी के पास काला धन मिलता है तो वो 50% जमा करके उसको वाइट करा सकता है अपने पैसे को, तो आप क्रिप्टो करेंसी को काला धन क्यों नहीं मानते? आप क्रिप्टो करेंसी के लिए केवल आपने 30% जो रखा है, ये बिल्कुल भी सहमत योग्य बात नहीं है। इसका दोबारा पुनर्विचार करना चाहिए। देखिए सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, ये जरूर बात की जा रही है। सरकार ने 400 वंदे मातरम ट्रेन दी है, लेकिन सरकार को बड़े काम सरकार ने किए, बड़े अहम फैसले लिए। हम ये नहीं करे सरकार के फैसलों पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात है कि सरकार को फौरी तौर पर जनता को एक राहत दे देनी चाहिए थी, क्योंकि महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से लोगों की आर्थिक कमर टूटी हुई है। अरविंद गोयल जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, और जरा जिस बात का जिक्र यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को लेकर किया जा रहा है, सुरेंद्र जी ने किया, डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी, जरा दोनों के बीच डिफरेंशिएट कीजिए, जनता को आसान शब्दों में समझाइए ताकि वो अलर्ट भी हो जाए, सचेत भी हो जाए। और अगर क्रिप्टो करेंसी की कई सारे मामले आए हैं कि ठगी के मामले क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए सामने आए हैं, लोगों को फिर बाद में पछताना पड़ता है, लोग बच सके, जरा बताएं। तो शिल्पा जी देखिए, बेसिकली हमें ये समझना होगा क्रिप्टो करेंसीज के बारे में कि क्रिप्टो करेंसी किसी भी कंट्री में रेगुलराइज नहीं है। मतलब अगर आपके वॉलेट से कोई भी क्रिप्टो करेंसी अगर वहां से निकल जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आप उसकी कहीं पर भी कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। अगर इंडिया में अगर आप क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं, और यहाँ पर काफी प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं, आप न्यूज चैनल में भी देखते होंगे और काफी एड्स भी आती हैं कि आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कीजिए, बट अगर उसके अंदर कहीं भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आप कहीं पर भी उसको कंप्लेंट नहीं कर सकते। बट अगर ऐसे ही अगर आप इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो हमारी सेबी से रेगुलेटेड है, तो उसके थ्रू आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो आज के बजट में क्रिप्टो करेंसीज पर 30% का टैक्स लगाया गया है, बट हमें उम्मीद थी या तो इन्हें बैन किया जाएगा या तो इन्हें रेगुलराइज किया जाएगा, क्योंकि आप ठीक है टैक्स तो दे देंगे अगर जिनको देना है, अगर आप अर्न करेंगे आपको टैक्स देना है, बट सबसे पहले इसके ऊपर रेगुलाइजेशन जरूरी है कि ये क्रिप्टो करेंसीज एक्चुअली जा कहां रही हैं, आ कहां से रही हैं, उसको मैनेज कौन कर रहा है, क्योंकि तो सरकार अपना फायदा तो देख रही है, कम से कम आम लोग उस जाल में फंसने ना पाए, उसको लेकर भी कुछ सोचना चाहिए था और स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए थी। ऐसे में आसान शब्दों में जरा ये बताएं अरविंद गोयल जी, क्या महंगाई कम होगी इस बजट के बाद? क्योंकि सबसे बड़ा जो कंसर्न फैक्टर है आज की तारीख में आम लोगों से जुड़ा हुआ, वो महंगाई है। जी, तो अभी महंगाई के ऊपर तो आपने भी देखा है कि इस बजट में कोई बात नहीं की गई है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस
any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now